नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। ये सब तो होता ही रहेगा ना मेरे दोस्त। सबसे पहले मेरे हिंदवासियों, आपके लिए जय हिंद। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में, जो कि हमारे क्लास 9th के हिस्ट्री का बुक बिहार बोर्ड से पहला इकाई भौगोलिक खोज से प्रारंभ होता है। भौगोलिक मतलब क्या होता है? आपको पता है, भूगोल है ना, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी से जो रिलेटेड अध्ययन होते हैं उसे भूगोल बोलते हैं। भौगोलिक खोजें जो पृथ्वी पर हमारे खोज हुए हैं उसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देर किए हुए। भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें खोजें भी शामिल है। देखिए मेरे दोस्त, एक एक लाइन पढ़ूंगा, टाइम चला जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरे बात? तो अब आप बस इतना मैं उसको शॉर्ट में बताने का कोशिश करूंगा और इनफैक्ट हर चीज़ इसमें सबमिट करूंगा। तो अभी देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि भौगोलिक खोजें की जब मैंने बात किया है तो भौगोलिक खोजें में विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में, जैसे आपको पता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट केरल के नज़दीक पहुंचा था, जहां पर उसका यमुरी नामक एक राजा हुआ करता था। उसने अतिथि देवो भव, हमारा भारत का संस्कृति ही रहा है, तो उसने उसका सत्कार किया। और उसके बावजूद उसने क्या किया कि भौगोलिक खोज में देखिए यहाँ लिखा है कि जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान में खोजें भी शामिल, इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास का, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई। मध्य युग की बात कर रहा है वह, हाँ, मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहा है। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और यही कारण है कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। और इससे भी पहले विश्व इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो टर्की साम्राज्य, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते थे, है ना, वो बैजेंटाइन साम्राज्य जो कि यूरोप वाला हिस्सा पड़ता है। वैसे तो आपको यहाँ पर मैप है, उस मैप के माध्यम से मैं दिखलाने का कोशिश करता हूँ। ये जो पहले का जो टर्की है ना, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते थे, आज इसे तुर्की के नाम से जानते हैं। ये बैजेंटाइन साम्राज्य पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए साम्राज्य विस्तार नीति से उन सबों को खदेड़ कर भगा दिया। आपको पता है कि अधिकतर लोग जो विद्वान होते हैं उन शहरों में वास करते हैं और वहाँ के जो वैज्ञानिक थे या फिर चित्रकार थे या पेंट जो कारीगर थे, जो ये सब वहाँ से भागकर इटली चले गए। और वहाँ पर आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब ये क्या हुआ कि ये सब जाकर दूर दूर तक ये नए नए आविष्कार करने लगे और इन्होंने पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः, जागरण माने जागरूकता, पुनः जागरण। तो ये सब नए नए वहाँ पर जो रूढ़िवादी धारणा था उससे अलग होकर उसमें वैज्ञानिक विकास होने, मतलब कि वे आध्यात्मिकता से हटकर वैज्ञानिक, पहले ऐसा कहा जाता था ना, ऐसा इन लोग मानते थे कि जो पृथ्वी है हमारी वो खंभों पर स्थापित है ना, और उसका एक जो किनारा है वो चतुर्थ कोणीय है और उसका जो किनारा है वो कहीं जाकर समाप्त होता है। ये सब पता ही नहीं था। एक्चुअली क्या है कि उस समय उतना विकास ही नहीं हुआ था। तो ये सब क्या नए नए आविष्कार हुआ और आविष्कार होने के बाद वे, आपको पता होगा कि वास्को डी गामा, जैसे कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर दिया, उसने भारत का खोज करना चाहता, वेस्ट इंडीज जिसे हम जानते हैं, कोलंबस ने जाकर अमेरिका का खोज कर दिया। यहाँ वास्को डी गामा जो कि वुड ऑफ केप वुड अफ्रीका के सबसे लास्ट पॉइंट पर पड़ता है, वहाँ से उसने पता लगाया। तो किसी ने, भारत का ही व्यक्ति था, वो बता दिया कि हाँ भाई जाइए। इसमें हम पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो भारत पहुंचा, जहाँ पर केरल के तट पर उसका जमुरी नामक राजा ने स्वागत किया और कितना ज़्यादा उसने भारत से मसालों की पूरा एक नाव भर के ले गया और कितना ज़्यादा उसको मुनाफे हुआ। तो इस सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से आरंभ हो गई। इस यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। यही कारण है कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यही तो उपनिवेश करने लगे, है कि नहीं? अरे भाई, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई देश, शक्तिशाली देश दूसरे देश पर
अपना आधिपत्य प्राप्त करके वहाँ का कारोबार या फिर जो उस सारा राजकाज चलाता है उसको उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश। हाँ, तो उपनिवेश स्थापित करने लगा। तो ये क्या हुआ कि यह बात और कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ होने के पहले वाले देश पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को दिशा में अधिक सफलता मिली। आपको पता है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ही आया था, लेकिन पुर्तगाल एक ट्रिक है आपको याद करने का। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, पेड कर दे फीस, है ना। तो पी से क्या हो गया? पी से हो गया पुर्तगाल, ये हो गया पुर्तगाली आएगा। अरे वही वास्को डी गामा पुर्तगाल हो गया। ई से हो गया इंग्लैंड, है ना। डे से आ गया डच, हाँ भाई कैथरीन से विवाह हो गया। और ये देखिए डेनमार्क आया, फिर डेनमार्क। डच उसी कहते हैं, नीदरलैंड हॉलैंड वाले को। अब से फ्रांसीसी आए, वांडीवास का युद्ध हुआ, फ्रांसीसी। और यह से स्विट्जरलैंड वाले। तो अब आपको पता चल गया कि किस प्रकार से कौन कौन आया हमारे देश में। अब यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि विश्व के प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार और वाणिज्य का, व्यापार मतलब समझते हैं ना, और वाणिज्य मतलब अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। तो वह व्यापार और वाणिज्य का कैसे कैसे विकास होते आया है। तो यही था, यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता है। जैसे आपको पता होगा कि जो चाइना था, चाइना का सिल्क रूट वाला है ना, जो हमारे ऊपर अफगानिस्तान वाले से भारत के ऊपरी हिस्से से जाता है, उत्तर वाली साइड से। प्राचीन मध्यकाल में यूरोप एवं एशिया के मध्य प्राय इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, है ना, यूरोप और एशिया का। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य हिस्से। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियों ने को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया, परंतु इसके विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुई भौगोलिक खोजें और उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। आपको पता होगा कि कुबलई खान मंगोल जो था, उसके क्षेत्र में गया था कौन पहले बार? हाँ बताइए। मार्को पोलो पहला एक ऐसा यात्री था जिसने जल मार्ग से होकर वो चाइना गया था, है ना। और वहाँ में मंगोल ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा, उसने पहली बार जाकर वहाँ पर कोयला देखा, कोयला का पहली बार देखा। और इतना ही नहीं, कागज़ के बारे में पहली, क्योंकि ये लोग यूरोप वाले उतना कागज़ के बारे में नहीं जानते थे, तो ये सब पहली बार उसने देखा। और ये दिया है कि इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप उदार और मानवीय था, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय 3 वर्गों में विभाजित था धर्म के नाम पर। समझ जाइए कि बहुत ही आज भी होता है, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, जिसे हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं, है कि होता है कि नहीं होता है। तो यही बात है। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पत्य एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था, ठीक है। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चौपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर किनारे से गिरकर अंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे। गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास और कुतुबनुमा, कंपास जानते हैं ना, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय। अच्छा, ऐसे आप समुद्र का क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जो समुद्र देखा होगा उसे पता चलता है कि हाँ भाई समुद्र ऐसा होता है, दूर दूर तक केवल पानी दिखाई देता है। उसकी लहरें जो होती हैं नदियों से अलग होती है बाबू। तो यहाँ पर पहले नाविकों व्यापारियों द्वारा अटलांटिक अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा का करना अत्यंत दुष्कर था।
अटलांटिक महासागर को अंध महासागर बोलते हैं ना, तो ये बात दिया है। भौगोलिक खोजे की पृष्ठभूमि इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके फलस्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ, जो कि हमने बताया ना। हाँ भाई, ऑटोमन साम्राज्य था, वो वेनेटाइन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम में आधुनिक इजराइल जिसे हम कहते हैं यहूदियों का देश हो गया है। हिटलर ने मार कर वहीं पर बसा दिया था। तो जेरूसलम की जो बात कर रहा है, ठीक है। पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय और सामंत मध्य एशिया के नवीन शक्तियों अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय धर्म टूटने लगा। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। अभी हम पुनर्जागरण की बात कर रहे थे ना, यही है पुनर्जागरण, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से तो हुआ। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। अब बात हो रहा है मध्य युग की। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनिया मार्ग से होता था। अभी समझ में आ रहा है ना। यूरोप और एशिया तो मान लें हमारा भारत देश तो एशिया में न पड़ता है। हमारा जो देश भारत है भाई, किस में पड़ता है? एशिया में ही पड़ता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ से जो कुस्तुनिया, अब यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। कुस्तुनिया में आपको बहुतों को पता होगा कि कुस्तुनिया जो मुस्लिम तो परंतु 1453 में कुस्तुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डकैती। अब जानते हैं मुस्लिम व्यापार में बहुत ज़्यादा वो देते हैं, है कि नहीं, और आराम भी चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप बुरा नहीं मानिएगा। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। एक्चुअली इन लोगों को डर भी रहता था सामान ले जाना, उतना दूर ले जाना। कभी इस काल में नए नए आविष्कार और समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा, ठीक है। इटली, आप देखिए अरबों से ही सीखा है उन्होंने। यहाँ पर लिखा है ना, ज्ञान कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति में जहाज खाका पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े बड़े मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, ठीक है। अरे भाई, दूरबीन का आविष्कार हुआ, दूर दूर देखने का उन लोगों को होने लगा। तो इनका आविष्कार से क्या हुआ कि वे लोग समुद्री अभियानों में काफ़ी उनको सहायता मिली। तो इस बात को आप अच्छी तरह से भली बातें समझ सकते हैं कि दूरबीन का आविष्कार उन लोगों को बहुत ही, जिसे और पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज कैरावल बनाए। अरे आप देखे होंगे झंडवा ऊपर लगा रहता था, है ना। ऐसे जहाज होता था, मान लीजिए ऐसे ना, ऊपर एक झंडा लगाता था, जिधर हवा बढ़ता था इधर इसे घुमा देते थे, ठीक है। तो ठीक है, इधर नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। अब देखिए, अब ये सब, अच्छा आपको पता है कि अकबर भी टैक्स देता था, है ना, क्योंकि भारत देखिए शिक्षा के मामले में शुरू से लापरवाही देखिए अभी है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा जितना मेहनती है, जितना लेबोरियस है हमारे यहाँ के स्टूडेंट होते हैं, हमारे यहाँ के लोग होते हैं, उतना अन्य देश में नहीं होते। लेकिन यहाँ पर पहले ही, अब देखिए अन्य कंट्री में पहले बच्चों को उतना प्रेशराइज नहीं किया जाता है। आप इस बुक में भी पहले वाले पृष्ठ में पढ़ेंगे तो जिसमें दिया है विवेचना में, आप पढ़ेंगे कि बच्चों को मानसिक और इस हिसाब से उन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहना चाहिए, उन लोगों को ऐसा एजुकेशन देना चाहिए कि वो उनके प्रति आकर्षित हों। लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। अब देखिए जो चीज़ हमें समझ में आता है कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और समझ में भी आता है तो पढ़ने का भी मन करता है। और हमारे टाइम में ऐसा कोई बताने वाला नहीं था। चलिए ठीक है, आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट नोटिस करवाना चाहता हूँ। तो चलिए फिर से इन नए उपकरणों, और देखिए ज्ञान बांटने ही से बढ़ता है ना। तो ऐसा है कि इस जानकारी को आप अपने तक न सीमित रखिएगा और अन्य लोग को भी बताइएगा, ठीक है, जब मौका पड़े, ठीक है। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नागरिकों ने अटलांटिक में भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा, मतलब केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गया था। ये देख रहे हैं ना, उत्तम आशा का दक्षिणतम बिंदु पर। और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हो गई। अब वो जान रहा था, उसने सुना था इंडिया के बारे में, तो खोजते खोजते इंडिया का चला गया उधर अमेरिका,
है ना। और 1498 में देखिए ये पहुंच गया इंडिया। ये पहुंचा, कैसे पहुंचा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ना। ई साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिप होते हैं भारत के मालाबार टाट केरल पर, जहाँ पर जमुरीन जमुरीनवा उसका स्वागत किया। भाई ठीक है, अच्छी बात है। जमुरीन मतलब वहाँ के राजा का एक नाम हुआ करता था। जैसे आप जानते हैं बंगाल में नवाब बोला जाता था, दिल्ली में बादशाह बोला जाता था, अरे भाई सम्राट बोला जाता था हमारे बिहार में सम्राट अशोक, है ना, जिसने आगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अरे सब पर राज किया। अरे भाई म्यांमार तक हमारा भारत देश था। आज चिनवा कहता है ना कि ऊपर वाला जो हमारा भारत का, अरे कहता है ना कि ये अक्साई चीन है कि नहीं, ई पाक है, ये अक्साई चीन ले लिया है चिनवा। तो ठीक है, अब मोदी जी को भी बोलना चाहिए, हम क्या बोले अब, ठीक, लेकिन जो भी है ये पाक वाला अधिकृत क्षेत्र हो गया। तो जमुरीन ने उसका स्वागत बहुत भव्य किया। गैताबे के वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। उसने लिया बैठाया नाम ये हो जमुरीन, बैठ के छटक मटक के देखे अरे भैया बड़ा बढ़िया नाव है, हैं, ये अपना स्वागत वागत कर दिया। अच्छी बात है, स्वागत कर दिया तो कोई खराब थोड़ी किया। ये कहने का मतलब है कि गैताबे के वास्को डी गामा के अच्छा, यहाँ पर भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। ये अब्दुल मजीद ने बताया था वहाँ पर जब, अरे साउथ अफ्रीका के जो नीचे वाले गुड केप ऑफ गुड पर पहुँचा था तो पूछा था कि भैया भारत किधर पड़ता है, तो अब्दुल मजीद अरे बस पहुँचे गए हैं, अब तो कहाँ है ये, कहते भारत दिख रहा है, चलिए वही हमारी उत्तर वाले दिशा में एकदम सीधे चला गया। और भारत आने में सीधा मार्ग मिल गया उसको। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत में लाई गई वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया था। बेटा समझ लो, 26 गुना, समझ में आ रहा है ना, 26 गुना मुनाफा उसको हुआ था। और ये चीज़वा ई भारत वाले को समझ में नहीं आया, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियों की एक नई उपलब्धि थी जिसने 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। देखिए वहाँ पर लिखा है। अरे भाई जो आपको ज्ञान दिया जाएगा ना, गलत नहीं दिया जाएगा। अब मैं भी एक बार इसको पढ़ने का कोशिश करता हूँ। वो यही समझा था, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था। और भारत उस समय सोने की चिड़िया थी, आज भी है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानता, ठीक है। और इतना न ये सब अंग्रेजवा लूटा है, अंग्रेजवा नहीं लूटा है भैया, इसका पहले मुगल का काल रहा है, लोधी वंश, अरे बहुत सारे हमारा भारत आज भी तो नेतवा लूटे रहे है ना। बस यही है फ़र्क कि अंग्रेजवा सफ़ेद चमड़ी वाला होता था, अब तो सफ़ेद चमड़ी बची नहीं, तो सफ़ेद कुर्ता पहन कर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है, तो वही बात हुआ। अब देखिए बाद में स्पेन के नाविक अमेरिको वेस्पुच्ची ने नई दुनिया का विस्तार से ढूंढा, इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, अमेरिको वेस्पुच्ची के नाम पर। अच्छा, आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का भी खोज की, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगा। सर जॉन ने सेवेस्टन के पोर्ट न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगा। भौगोलिक खोजों के प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों ने शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की, अब देखिए शासक का भी उन लोगों का ये था कि वहाँ का जो रजवा था बहुत चालाक था। यहाँ का रजवा, अब देखिए, अब कहा जाएगा आपको बुरा लगेगा, अकबर महान था लेकिन अनपढ़ था। हाँ उसकी, अब ये जैसे हमारे नेता है ना, तजुर्बा के बल पर है कि नहीं। कोनो तो इन लोग का कुछ ना, तो इन लोगों का कोनो एग्ज़ाम होने वाला है ना, इन लोग का डेट फिक्स है ना कुछ भी, तो ऐसे ही चल रहा है। तो वहाँ का जो राजा था पढ़ा लिखा था, तभी तो इन लोगों को अरे भाई नाव बनाने का पैसा वैसा हर चीज़ के लिए चाहिए होता है ना, तो इतना कुछ करता था तभी तो। इस 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समग्र दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। अरे देखिए ये नक्शा भी दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, ये नक्शा भी दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं इस नक्शे में। हाँ भाई मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई आसानी से पड़े। देखिए ये नक्शा आप देख पा रहे होंगे, तो आपके बुक में दिया होगा। अब हम आगे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से और क्या क्या भौगोलिक खोजों में क्या क्या परिणाम आए और इसकी किस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना में पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए।
भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए और इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के एक देश दूसरे के संपर्क में आए। अब तक नहीं पता था इन लोगों को कि कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा देश हमारे देश मतलब पड़ता है। लेकिन अब जैसे आप हैं, है ना, आप कहीं और बैठे हैं, लेकिन हमारे इस जैसे कि चैनल के माध्यम से या फिर मल्टीमीडिया का ज़माना है, देख यही तो हम लोगों का आज कितना हमारा देश प्रगति पर है। हमारा ही देश नहीं, इनफैक्ट विश्व में ये सब डिजिटल वाला कार्यक्रम चल गया। गरीब बच्चा भी घर पर बैठकर जिसको फीस देने की तक, उसको रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें हैं हमारी जो है मूलभूत आवश्यकताएं, वो भी हमारे देश में पूरा नहीं हो पाती है। शिक्षा की तो बातें छोड़ दीजिए। अब हम बोलेंगे तो आप कहेंगे सर जी लेक्चर देने लगे। लेक्चर नहीं दे रहे हैं, अपने देश की हकीकत आपको बता रहे हैं। आप बुरा नहीं मानिए, हम भी इसी देश के हैं, हमें भी अपने देश से प्रेम है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज भी गरीब के बच्चे किस तरह वे अपना जीवन यापन करते हैं, उनका भविष्य किस अंधेरे में जा रहा है उनको नहीं पता है। और इसको चौपट करके कौन रखा है? जैसे अंग्रेज पहले पढ़ने नहीं देता था, आपको पता है कि नहीं पता है कि नहीं? तो अभी हम लोग एक दूसरे से संपर्क में है इस डिजिटली माध्यम से या फिर जैसे भी। तो अब पढ़ाई उतना महंगा नहीं रह गया। एक बात है, जो पढ़ने वाला होगा कहीं से पढ़ लेगा, ठीक है ना। आप हमारे जैसा ऐसे बहुत से एजुकेशन चैनल आपके यूट्यूब पर मौजूद हैं जिससे आप पढ़कर आगे मतलब अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो आप किसी को ब्लेम नहीं लगा सकते कि नहीं है। हाँ, फिर भी एक तरह से हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने में ही हमारा सारा से ख़त्म हो जाता है। मैं भी अपना बहुत कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों को, आपके देखिए बहुत मेहनत लगता है। आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। चलिए ठीक है, उसके लिए तो हम क्या है ज़िंदगी में और क्या बचा है, अपना यही है ना। तो एक दूसरे से संपर्क में एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलय थी परस्पर संपर्क स्थापित है। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेश के साथ व्यापार का प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म, साहित्य का प्रचार करने का भी प्रयास किया। अब देखिए, अरे भाई, उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार करने का भी प्रयास किया है। समझ में आ रहा ना? उपनिवेश। अच्छा बताइए, अभी आप देखिए हम लोग क्या पैंट शर्ट पहनते हैं। अब देखिएगा गाँव में जो हमारे दादा हैं, बूढ़े दादा लोग वगैरह, दादी जो भी धोती वोती पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? अब बताइए कि अब आपको धोती पहनने के लिए दे दिया जाए मेरे भाई, बताइए, सोचिए क्या असर होगा। मैं एक बात बताता हूँ, अब धोती लसराते चलेगा, वो नल्ली उल्ली है, कहीं फन्ने उन्ने में गिर उड़ गए तो भाई समाप्त भाई, है ना। तो अब चैन का ज़माना आ गया है ना, तो ठीक है। अब रे मेरे भाई, कहने का मतलब यही है कि वे लोग अपनी संस्कृति भी छोड़ते चले गए। और अभी देखिए संस्कृति क्या मोड़ लेते आ रही है। अरे एक नहीं, हम लोग पश्चिमी संस्कृति की तरफ आकर्षित होए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। सब बगुला बाल कटवाने में लगा है, ना पता कौन सा। ये सब ठीक है, अपनी अपनी है भाई रुचि, हम उनको बुरा नहीं मानिएगा भाई। लेकिन एक बात कर रहे हैं, लड़कियां भी इसे, लड़का तो इसे खड़ा होकर झरबे करता है बलवा ऊपरा। लड़कियों ने पता कौन सा पबजी की कब सब्जी, अरे जो भी है तो करते हैं। चलिए ये संस्कृति, अरे भाई संस्कृति की बात अगर कर दिए हैं तो आप बुरा नहीं मानिए। एक बात बता रहा था मैं तो यहाँ पर, परंतु इसका नकारात्मक यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित और भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला क्या है, आप देखिए पॉइंट करने वाली बात आ रही है, आप इसे ध्यान से समझिएगा और समझने का कोशिश भी करिएगा कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, हमारा जो ये हेडिंग है, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय बाजार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। अब आपको एक चीज़ और पढ़ने को मिलेगा, अभी आपको बता देता हूँ। मैग्ना कार्टा, मैग्ना इसमें नहीं दिया है, आप घबराइएगा नहीं। मैग्ना कार्टा ये एक अधिकार प्राप्त पत्र था जिसको उन्होंने
और इंग्लैंड की रानी से उसने प्राप्त किया था, जो कि बिना प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन, है ना, तो इससे व्यापार कर सकता था। यही लिखा है कि नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्यसागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागरों ने ले लिया। तो फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, है ना, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का अधिकार जाता रहा। अरे भैया, यहाँ भारत का ऐसा लूट मचाया ये सब ना, क्या बताएं, हनुमान जी का प्रसादी बना कर छोड़ दिया था ये सब। यहाँ पर हर एक चीज़ था, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन था। यहाँ से ले जाकर अपन यहाँ फैक्ट्री डाला, वहाँ पर ले जाता, यहाँ से लेबरों से काम कराता, वहाँ अपना बेचता था, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था सब। कालांतर में अपने विश्व साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना और चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। देखिए, हई छोटका, आप देखिएगा नक्शा में बहुत छोटा सा है सब यूरोप वाले, लेकिन इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला अमेरिका पर राज किया है। आपका फ्रांस, जर्मनी, ये समझ लीजिए कि देखने में छोटा लगे लेकिन घाव करेंगे। अमेरिका बहुत लात खाए, लेकिन अब देखिए सबसे बहुत, देखिए कैसे फंसा दिया है रूस और यूक्रेन वाला मैटर, आप देख ही रहे हैं ना। कभी रूसवा, ये दोनों दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, लेकिन लड़ेगा नहीं दोनों सामने सामने। तो ये अमेरिका, लेकिन देखिए अमेरिका अब संभल गया और हमारा भारत देश कितना लात खाएगा। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, कहते हैं ना ठोकर लगने के बाद नेचर और सिग्नेचर दोनों बदल जाता है, लेकिन भारत देश बहुत बार गिरा है, उठा है, उठकर चला है, गिरा है, फिर उठा है, फिर उठकर दौड़ा है, बहुत संघर्ष किया है हमारे देश में, अभी भी है। तो हम लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं, मेरी बात ये है ना, हम लोग छेड़ते नहीं, और जो छेड़ देता है उसे हम छोड़ते नहीं। तो ठीक है, कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए, इसको तो हम लोग जान लेगा। और आयातित बहुमूल्य धातुएं जो कि यूरोप देशों द्वारा खोजे गए, अमेरिका से आयातित सोना और चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। अच्छा, एक चीज़ हम सोचते हैं ना, पता कैसे, सोना ठीक है महंगा होता है, लेकिन गजब भी दुनिया में चलता है रे भाई, गजब चलता है। चप्पल 250 का आता है, बिंदी 1 रुपये का आती है, माथे पर लगाई जाती है कि नहीं। अब हम उड़ाने का दे रहे हैं, आपको बात बता रहे हैं। देखिए, ये सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषण का जो केंद्र बन गया है, स्त्रियों को तो और ज़्यादा आकर्षित करता है मेरे भाई, क्या बोले जाए, आदमियों चल रहा है वही कैटेगरी में, कुछ देख रहे हैं लोगों को, ये कनवा छिदवा चलता है, सोना के कुछ पहन कर डलता, मतलब कौन शौक है रे, भगवान है उन लोग को। लेकिन कहते हैं एक कनक कनकते 100 गुना मात कदा अधिकाय, यही पाए खाए बवरात नर वही पाए बवराए, है ना। और सोना को इतना बना दिया, हीरा तो एक चीज़ मान भी सकता था भाई, हीरा बहुत ज़्यादा तपकर नीचे से निकला है भाई, बहुत ही कठोर धातु होता है, बहुत मतलब उसका एक पहचान हो ही जाता है, वो उसको मतलब असली हीरे का पहचान जरूरी करता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है अपनी पहचान को। लेकिन एक चीज़ ये है कि इतना आभूषण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आखिर गला वाला में पहनते हैं लोग यहाँ हमारे भारत देश में। बताइए, एक अभी लगन का सीजन चल रहा है ना, बताइए